प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप अपने चैनल आओ सीखें भूगोल में हैं। आप लोगों का सभी का स्वागत है और मेरा नमस्कार भी आप लोगों को। आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। हम जो है आज टॉपिक जो करने वाले हैं तैयार, वो है 12वीं भूगोल का दूसरा जो पुस्तक है भारत लोक अर्थव्यवस्था। उसमें हमने पहले अध्याय मतलब पहला जो अपना वीडियो बना उसमें जनसंख्या वितरण और घनत्व हमने चर्चा कर लिया है। अब जो चर्चा होने वाली है जनसंख्या वृद्धि की होने वाली है। तो जनसंख्या वृद्धि को हम समझेंगे, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। उसके पहले आपको मैं शुभकामनाएं दे देता हूं, बधाई दे देता हूं कि यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2023 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और बताया कि भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है कौन? भारत। कितनी जनसंख्या बताया उन्होंने 2023 में? 142 करोड़। ठीक है। लेकिन जैसे कि हमारे माता पिता को कोई ये बताए जाके कि आपके बच्चे ने ये काम ऐसा किया है, माता पिता बोलते हैं नहीं, हमारा बच्चा तो बहुत सीधा है, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है और हमारा बच्चा तो कैसे उद्यम करेगा। तो वही बात यहाँ पर भी है। हमारी भारत सरकार इस चीज़ को नहीं मानती है अभी। और जब तक भारत सरकार अपने आंकड़े प्रस्तुत ना करे, भारत सरकार अपने आंकड़ों में ये ना बताए कि भारत की जनसंख्या हाँ इतनी बढ़ गई है, तब तक आप मान के चलेंगे 121 करोड़ ही है भारत की जनसंख्या। ठीक है। तो जहाँ पर भी लिखेंगे वो यही लिखेंगे, लेकिन समझने के लिए वो ज़रूरी था जो हमने आपको बताया कि भारत विश्व का जनसंख्या वाला मतलब जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला देश बन चुका है। लेकिन लिखने की क्या बात होगी? लिखने की होगी जनगणना 2011 के अनुसार भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। ठीक है, याद रखिएगा। हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या वृद्धि को समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ होता है? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी देश में एक निश्चित समय पर होने वाला परिवर्तन। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। जनसंख्या परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है, ये समझ लिए आप लोग। किसी देश में होने वाला परिवर्तन, जैसे 2001 में जनसंख्या थी 102 करोड़, 2011 में जनसंख्या हुई 121 करोड़, ये परिवर्तन आया। तो ये परिवर्तन कहलाएगा क्या? जनसंख्या वृद्धि। और ये भारत जो हम भूगोल में डेफिनेशन लिखेंगे तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर किसी निश्चित समय की बात करेंगे और निश्चित स्थान की। हम पिछले टॉपिक में भी बताए हैं कि आप इस चीज़ को तो लिखेंगे ही, किसी देश में, किसी राज्य में, किसी स्थान पे, पहले डायलॉग में ये, फिर किसी निश्चित समय की बात करेंगे। निश्चित समय इसलिए क्योंकि यहाँ पर समय की बात हो रही है तो निश्चित समय कहना ही पड़ेगा उसमें, है ना। तो ये हो गया जनसंख्या वृद्धि का अर्थ। अब जनसंख्या वृद्धि जो है, इसको समझने के लिए हमें तीन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि के घटक पर पहले चर्चा कर लें। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक हैं, प्राकृतिक घटक और दूसरा अभिप्रेरित घटक। प्राकृतिक घटक और अभिप्रेरित घटक। प्राकृतिक घटक क्या होते हैं? ठीक है, अभी चर्चा करेंगे। अभिप्रेरित की आपकी पुस्तक में नहीं है ये चीज़ें, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। अभिप्रेरित घटक का मतलब ये है कि जब किसी कारण से जनसंख्या का स्थानांतरण हो जाए, स्थानांतरण मतलब प्रवास हो जाए, तो अभिप्रेरित में उसको शामिल किया जाता है। जैसे बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ, तो बांग्लादेश का विभाजन सन 1971 में हुआ। तो बांग्लादेश के जितने भी लोग थे, जब वहाँ युद्ध जैसी स्थिति आई तो बहुत सारे लोग क्या किए, भारत के ये हिस्सों में आ गए, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, इन भागों में आकर बस गए। तो क्या हुआ कि यहाँ बांग्लादेश की आबादी तो उस दौरान कम हुई, लेकिन भारत की आबादी तो बढ़ गई। तो ये कहलाता है अभिप्रेरित घटक, है ना। लेकिन आपकी पुस्तक में नहीं है ये, इसलिए चर्चा नहीं करेंगे। अब प्राकृतिक घटक की बात करें। प्राकृतिक घटक होते हैं
इसमें शामिल करेंगे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, थोड़ी देर पहले जो डायलॉग बताए थे वही याद कीजिए। जन्म दर को लिखने के लिए जन्म दर का अर्थ पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। मृत्यु दर भी पूछा जाता है, प्रवास भी पूछा जाता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन में सेपरेट पूछे जाते। तो जन्म दर का क्या अर्थ होता है? 1000, पहले हम वो डायलॉग लिख लें। किसी देश में किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर 1000 व्यक्तियों पर कुल जीवित जन्म को जन्म दर कहते हैं। भारत में 2011 के जो आंकड़े पब्लिश हुए उसके हिसाब से जन्म दर 21.8 है। प्रतिशत नहीं लिखते इसमें क्योंकि ये 1000 व्यक्तियों पर है। 1000 में 21 लोग पैदा होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये समझ ही गए होंगे आप। इसके बाद हम दूसरी चीज़ अगली चर्चा करें, मृत्यु दर। तो मृत्यु दर क्या होता है? मृत्यु दर ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर डायलॉग लिख लेंगे। किसी देश में किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय में 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या ठीक है, यहाँ मरने वालों की संख्या में हर एक एज ग्रुप के लोगों को शामिल किया जाता है। और भारत में मृत्यु दर भारत में कितनी है? 7.3 है। प्रतिशत नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 1000 लोगों पर काउंट किया जा रहा है, जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद प्रवास का मतलब होता है जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आना जाना, स्थानांतरण करना। जैसे बांग्लादेश की बात बताई अभी, तो ये घटना घटी थी 1971 में। यहाँ से लोग जो है प्रवास कर गए थे भारत में। और भारत में हर साल जनसंख्या एक स्थान दूसरे स्थान की ओर जाती है, रोजगार की तलाश में, विवाह के कारण या कई कारणों से। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है। ठीक, अब जनसंख्या की घटक हमने तीनों समझ लिए। प्रवास क्या कहलाता है? जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आना और जाना। ठीक है, वहाँ पर भी लिख सकते हैं किसी देश में किसी निश्चित समय पर। अब अगला जो है हम बात करेंगे जनसंख्या की 10 की वृद्धि कैसे ज्ञात किया जाता है। 10 की वृद्धि ज्ञात कैसे की जाती है? 10 की वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है? इसका सूत्र है G बराबर P2 माइनस P1 गुणित 100। अब P1 क्या है? आधार वर्ष। P1 है आधार वर्ष और P2 है चालू वर्ष। जैसे कि हमें 2011 की जनसंख्या निकालनी है तो ये कहलाएगा चालू वर्ष। किसके आधार पे निकालेंगे? तो 2001 के हिसाब से, तो ये कहला जाएगा आधार वर्ष। मतलब यहाँ पर जो P1 है वो क्या कहलाएगा? P1 कहलाएगा कौन सा वर्ष? आधार वर्ष। आधार वर्ष क्या है? 2001। P2 क्या कहलाएगा? चालू वर्ष, मतलब 2011, जिसके आंकड़े हम अभी तक पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है अगर हम सूत्र में लगा दें इसको, P2 क्या कहलाएगा? 121 करोड़ जनसंख्या माइनस P1 कितना कहलाएगा? 102 करोड़ जनसंख्या बटे 102 करोड़ जनसंख्या गुणित 100। यहाँ पर इतने से हमारा जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि 10 की वृद्धि है 17.7%। प्रतिशत निकल, हाँ प्रतिशत, इसमें प्रतिशत कहेंगे, प्रतिशत है, ये निकल के आ जाएगा। लेकिन लिखना पड़ेगा पूरा आंकड़ा यहाँ पर, मतलब 1 अरब 21 करोड़ इतने लाख इतने हज़ार, ये पूरा लिखोगे तो आपको 17.7% वो हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है, और भारत की वार्षिक वृद्धि 10 की वृद्धि कितनी है? 17.7%। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। और वार्षिक वृद्धि है, भारत की वार्षिक वृद्धि दर है 1.3
6-4%। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्वेश्चन में आती हैं ये। ठीक है, तो ये हो गया अपना तैयार। इसके बाद है आगे की तरफ हम बढ़ें। भारत की जो जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं हैं, क्या हैं? अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा जाता है। का, ख, ग और घ। प्रावस्था का, ख, ग, घ। इसको हम बोलेंगे प्रथम चरण, जनसंख्या वृद्धि का द्वितीय चरण, ये हो गया तृतीय चरण और ये हो गया चतुर्थ चरण। अगर आप लोग ये यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं हैं, ये जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। अब इसमें अगर हम सन को देखें तो यहाँ पर होगा 1901 से 2000 ही आता है यार, 1921 तक का समय। फिर दूसरा जो है देखेंगे प्रावस्था का 1921 से 1951 तक का समय। फिर 1951 से 1981 तक का समय। फिर 1981 से 2011 कई पुस्तकों पे लिखा रहता है 1921 से अब तक ऐसा लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो है 1901 की जो जनसंख्या है, 1901 में जो जनगणना थी, है ना, उसकी बात करें। यहाँ पर अगर हम आंकड़ों को लिख लें 1901 1911, आपको पता है कि भारत में जनगणना कब होती है? हर 10 वर्षों के अंतराल से होती है। तो भारत में जो जनगणना हुई, पहली जनगणना कब हुई? ये पढ़ चुके हम लोग 1872 में, है ना। और पहली नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप लोग तैयार कर लेंगे उसको, और बस सुनते रहेंगे आप, चीज़ों को सुनते रहेंगे तो आपको बनने लगेगी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर हम ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें कि भारत की जनसंख्या की स्थिति क्या है। देखो 1901 में जनसंख्या थी 23 करोड़, फिर यहाँ पर थी 25 करोड़ 20 लाख, फिर 21 में थी 25 करोड़ 27 करोड़, फिर 31 करोड़ 36 करोड़ 43 करोड़ 54 करोड़ 68 करोड़ 84 करोड़। कहीं पर कुछ डबल तो नहीं लिख गया? 41 डबल लिख गया है यहाँ पर। 36 43 54 68 84 102 121, ये भारत की जनसंख्या है 1901 से लेकर 2011 तक की। अब यहाँ जो बात हो रही है, पहली बात हो रही है 1901 से 1921 तक की। इसके बाद जो अगली बात हो रही है वो हो रही है 1921 से, यहीं से शुरू हो जाएगा ये, 1921 से 1951 तक की, फिर 1951 से 1981 तक, फिर 1981 से 2011 तक। ये भारत के जनसंख्या वृद्धि के 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। इन्हीं की चर्चा जो है हो रही है। क्या चर्चा हो रही है? देखें, जनसंख्या वृद्धि की 1901 से 1921 तक का जो समय है, ये धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या का समय है। इसको रूढ़ जनसंख्या का समय भी कहा जाता है। धीमी जनसंख्या क्यों बढ़ी? 1901 में जनसंख्या थी 23 करोड़, 1921 में जनसंख्या थी 25 करोड़, तो मात्र 20 सालों में 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ी, तो बहुत बड़ी बात कहलाती है। अभी तो वर्तमान में जनसंख्या 1 साल में 2 करोड़ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो है धीमी जनसंख्या वृद्धि हुई। ये समय था जब भारत में महामारियों का दौर था, प्राकृतिक प्रकोप थे, है ना, बाढ़, सूखा, ऐसी स्थिति थी। ये हम आज बात समय करें कि आज 2024 है, आज से 100 साल पहले कितनी कठिन परिस्थितियां रही होंगी, आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लेग जैसी बीमारियां, महामारियां हो जाती थी, पूरा गांव के गांव ख़त्म हो जाता था। मतलब लोग, पूरा एक भी नहीं बचता था गांव का व्यक्ति, क्योंकि कुछ संक्रामक बीमारियां जैसे प्लेग है, हैजा है, काल डायरिया है,
तो ये आज इनका इलाज हो गया है, लेकिन पहले इनका इलाज नहीं था। तो बहुत भारी मात्रा में जनसंख्या क्या हुई उस समय में, घटी, महामारियों के कारण से, प्राकृतिक आपदा के कारण से। तो ये कहलाता है धीमी जनसंख्या वृद्धि का समय। और सन 1911 से 1921 तक का जो समय है ये कहलाता है ऋणात्मक वृद्धि का समय। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ऋणात्मक वृद्धि का समय। ऋणात्मक वृद्धि का समय क्यों कहते हैं? जनसंख्या थी 25 करोड़ 20 लाख 1911। 1921 में जनसंख्या बची 25 करोड़ 13 लाख। 7 लाख जनसंख्या क्या हो गई? कम। ठीक है, ये महामारियों के कारण से, प्राकृतिक आपदाओं के कारण से हुई। तो ये जो है जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि का समय कहलाता है। और दूसरा क्वेश्चन यहीं पर बनता है 1 नंबर का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। 1921 बृहद विभाजक वर्ष कहलाता है। बृहद विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडेड ईयर, इसको कहते हैं सन 1921 को। याद रखिएगा, बृहद विभाजक वर्ष कहते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ें। 1921 से 1951 का समय ये कहलाता है स्थिर जनसंख्या वृद्धि का समय। स्थिर जनसंख्या वृद्धि का समय, ठीक है। तो स्थिर जनसंख्या का वृद्धि का समय इसलिए है क्योंकि यहाँ जनसंख्या थी 25 करोड़ और यहाँ पर जनसंख्या हुई 1951 में 36 करोड़। तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, ठीक है। जनसंख्या में मात्र देखें तो यहाँ पर 25 से 36, तो मतलब 16 करोड़ जनसंख्या बढ़ी, है ना। तो 25 10 35, हाँ 16 करोड़ जनसंख्या बढ़ी, नहीं 16 नहीं 11 करोड़ जनसंख्या बढ़ी यहाँ पर। तो 11 करोड़ जनसंख्या बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी, इसलिए इसको कहा जाता है स्थिर जनसंख्या का समय। इस समय में थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी में, सुविधाओं में, सड़कें बनने लगी, अंग्रेज़ सरकार थोड़ा बहुत ध्यान देने लगी, तो उससे जो है यहाँ पर जनसंख्या क्या हो गई कि वृद्धि तो हुई लेकिन बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। ये स्थिर जनसंख्या वृद्धि का समय कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है 1951 से 1981 तक का समय। ये भारत अब स्वतंत्र हो गया। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और 47 में स्वतंत्र होने के बाद भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना हुई वो 1951 में हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कहें तो कब हुई? 1951 में। 1950 में भारत का संविधान बना था, आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो है ये जो अवधि है, इस अवधि को भी बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों पॉइंट। तो 1951 से 1981 तक का जो समय था, 1951 से 1981 तक का समय, इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट का समय। जनसंख्या विस्फोट का समय। इस समय में भारत स्वतंत्र हुआ, कृषि में वृद्धि हो गई, है ना, उद्योगों का विकास होने लगा, सड़कों का विकास होने लगा, लोगों को पर्याप्त सुविधा मिलने लगी, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी, जन्म दर तो थोड़ी बहुत कम हुई, मृत्यु दर बहुत कम हो गई इलाज के कारण से। तो जन्म दर और मृत्यु दर में यहाँ बहुत अंतर आ गया, जिसके कारण से मतलब जन्म दर अधिक थी, जन्म दर अधिक थी और मृत्यु दर क्या थी? कम। मृत्यु दर कम थी। इसके कारण से जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। इस अवधि को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट की अवधि। जनसंख्या विस्फोट की अवधि, इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही जनसंख्या विस्फोट की अवधि में 2.46, और इधर जो है धीमी जो जनसंख्या हुई इसमें 0.57 रही जनसंख्या की वृद्धि दर। और यहाँ पर 1921 से 1951 तक के समय में 1.33% ये रही जनसंख्या की वृद्धि दर। और यहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही 1951 से 81 तक? 2.46, सबसे ज़्यादा रही जनसंख्या। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कम हुई। तो जनसंख्या की वृद्धि दर जो है 1.7%। मैं बताना इसको मिसिंग हो गया था। तो 1951 से 1981 तक का जो समय है ये जनसंख्या विस्फोट का समय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? भारत स्वतंत्र हुआ, कृषि अच्छी होने लगी, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, लोगों को पर्याप्त पोषण, पर्याप्त आहार मिलने लगा, वह पर्याप्त सुविधा मिलने लगी। अच्छी सुविधा के कारण से, है ना, जनसंख्या बहुत भारी मात्रा में बढ़ी, जिसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट का समय। इस टाइम पे भारत सरकार चिंता में आ गई कि अगर इसी दर से हमारी जनसंख्या बढ़ती रही तो हम किस
तरीके से जनसंख्या का भरण पोषण करेंगे, संसाधन किस तरीके से हम उपलब्ध कराएंगे। उसी का कारण हुआ, इसको समझा गया। जैसे महिला शिक्षा पर ध्यान दिया गया कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी बच्चों की संख्या को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। परिवार नियोजन जैसी चीज़ सरकार ने बड़े स्तर पे कार्यक्रम चलाए जिसमें लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। समझाने का मतलब मानवीय चेतना, जैसे हम दो और हमारे दो, ये बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए, जागरूकता अभियान चलाए सरकार ने, जिससे क्या किया जाए कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए। विवाह की आयु का कड़ाई से पालन शुरू किया गया। विवाह की आयु निर्धारित तो है ना, तो विवाह की आयु तो निर्धारित थी, कड़ाई से पालन शुरू करवाया गया कि भाई अब जो है क्या होगा, 18 वर्ष लड़की का विवाह होता है और लड़के का कब होता है, 21 वर्ष न्यूनतम आयु है ये, तो इससे पहले विवाह ना हो। लोग बहुत सारे प्रयास किए सरकार ने और उसी प्रयास का नतीजा निकला कि 1981 के बाद जितनी जनसंख्या में वृद्धि होनी थी उस दर में कमी आई। 1981 में जनसंख्या थी 68 करोड़, 2011 में 121 करोड़, लेकिन जो वृद्धि दर रही वो कितनी रही, 1.7%। ठीक है, ये हमने 4 चरण के बारे में आपको बताया है। आप लोग तैयार कर लेंगे, सुनते रहेंगे, आपको बनने लगेगा। ठीक, समझ के मिटा दें। फ़ोटो वगैरह खींचना हो तो आप खींच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको भी मिटा दिया जाए, देख लेते हैं क्या होता है इसमें और कुछ। निम्न वृद्धि दर, ये सभी चीज़ें बता दिए, ये बता दिए, ये बता दिए। क्षेत्रीय भिन्नताएं नहीं बताएं। जनसंख्या वृद्धि की जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं उस पर चर्चा करें। सन 2001 में जो है जनसंख्या वृद्धि की निम्न स्थिति जो थी वो थी केरल में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई। इधर तमिलनाडु, ये कौन सा राज्य है, केरल, तमिलनाडु, इधर है गोवा, इस तरफ आंध्र प्रदेश, मतलब तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के 2 भाग हो गए। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो ये वाला हिस्सा, इधर उड़ीसा, ये पूरा जो हिस्सा था ये यहाँ पर थी निम्न जनसंख्या वृद्धि, मतलब जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो कम थी। ठीक है, भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर से। और भारत के ये जो राज्य हैं यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये राज्य। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी राज्य थे जिसमें भारत की जो वृद्धि दर थी उसमें क्या हुआ, मतलब कि भारत की जो लगभग 10 की वृद्धि थी उससे ज़्यादा वृद्धि इस क्षेत्र की थी। जनसंख्या वृद्धि इन क्षेत्रों में ज़्यादा हुई, इन क्षेत्रों में कम हुई, और केरल में तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, इसके बाद सन 2011 की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे करके सभी राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि दर में क्या आई, कमी आई। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये तो आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश, 19 करोड़ जनसंख्या, कितनी है, 19 करोड़। फिर दूसरा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जनसंख्या है 11 करोड़। फिर तीसरा राज्य कौन सा है, तीसरा राज्य है बिहार, बिहार का जनसंख्या है 10 करोड़। फिर उसके बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसकी जनसंख्या है 9 करोड़। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये चीज़ पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या से सबसे कम जनसंख्या की ओर राज्यों का एक क्रम बना दें, तो आपको ये बनना चाहिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद हम बात करें NYP, है ना, ये है राष्ट्रीय युवा नीति, राष्ट्रीय युवा नीति सन 2014 में आई, सन 2014 में आई। इसका जो है उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था इसका, युवाओं की पूर्ण क्षमता का के उपयोग हेतु सक्षम बनाना, पूर्ण उपयोग हेतु सक्षम बनाना। और इसमें युवा जो है NYP जो थी
न्यू यूथ प्लान जो था, मतलब राष्ट्रीय युवा नीति 2024 जो थी, इसमें युवा माना गया 15 से 29 वर्ष तक के युवाओं को इसमें शामिल किया गया। अब हमारे भारत की क्या कंडीशन है? हमारे देश में जो युवा हैं बेरोज़गारी के नाम पर या किसी भी तरीके से जो है बहानेबाजी कर रहे हैं, बहानेबाजी ये कर रहे हैं, खुद की क्षमताओं के हिसाब से जो है अपने काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके कारण से क्या हो रहा है, हमारे देश की जो वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि है, वो उसमें उनका सहयोग नहीं हो पा रहा है। सरकार ने 2014 में इसी उद्देश्य से युवा की पूर्ण क्षमता के उपयोग हेतु सक्षम बनाना, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में प्रारंभ की गई। ठीक है। और इस तरीके से ये बताई गई बातों को कि जब तक हमारे देश का युवा सक्षम नहीं होगा तब तक हमारे देश का भला नहीं हो सकता है। युवा को राष्ट्र की जो स्थितियां हैं उसमें जोड़ने का काम किया गया कि जिससे हमारे देश का विकास होगा। इसके बाद हम बात करें 2015 में कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कौशल विकास कार्यक्रम कि लोग अपनी जो है क्षमता जो है उसके हिसाब से क्या करेंगे, काम करेंगे, जो भी उनके अंदर जो टैलेंट है उसको विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो सरकार ने इसके लिए बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए। ये कहलाता है कौशल विकास कार्यक्रम। कब हुआ? 2015 में। ठीक है। ये हमने बता दिया। 1921 को बृहद विभाजक वर्ष कहते हैं। ठीक है। 1951 को कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि का प्रारंभिक वर्ष। जनसंख्या वृद्धि का प्रारंभिक वर्ष। ठीक है। जितनी भी चीज़ें थी, ज़्यादातर चीज़ें जो भी थी हमने सब चीज़ें आपसे क्लियर कर लिया है। और कोई समस्या हो तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अपने आप को कमज़ोर ना समझें, आप लोग लगे रहें अपनी तैयारी पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।